नमस्कार साथियों, मैं सरवनराज आप सभी को जोश नीट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे बहुत दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मुझे उम्मीद है आप सभी लोग यूजीसी नेट दिसंबर 2025 जो आपके सामने दिख रहा है उसका अधिकांशतः लोग फॉर्म अप्लाई कर दिए होंगे एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए कई सारे उद्देश्य होते हैं। उस उद्देश्य में आपका एक लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ क्वालिफाई करना एक उद्देश्य तो रहा ही होगा। इसीलिए आप तो यूजीसी नेट 2025 दिसंबर का फॉर्म भरा है आपने। साथ में आप जोश नीट जेआरएफ के साथ तैयारी करने का भी आपने सोचा है, तो कुछ तो उद्देश्य रहा होगा। आपके सामने दिख रहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आप जानते हैं कि यूजीसी नेट यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, आपके सामने है। और आपको इस सफलता में सहायक के तौर पे मेरी संस्थान जोश नीट जेआरएफ भरपूर तरह से पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ऑल टाइम 24/7 के लिए खड़ी है। ठीक है, आज के इस ऑनलाइन एग्ज़ाम के पैटर्न में आप यूँ कहें कि घर बैठे भारत के किसी भी कोने में अगर आप हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बस एक काम करनी है, आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ पर जोश नीट जेआरएफ सर्च करें, या जोश नीट जेआरएफ पेपर 1 सर्च करें, या जोश नीट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी साहित्य सर्च करें। आपको पूरे डिटेल्स प्लेलिस्ट के साथ एक एक क्लास का लेक्चर हर एक टीचरों का मिल जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को लेकर के आज मैं इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मैं आपके सामने मुखातिब हुआ हूँ। चलिए, मैं चाहता हूँ कि आपको इस यूजीसी नेट 2025 जो आपने फॉर्म भरा है, या कुछ लोगों ने नहीं भरा है लेट के कारण कि बाद में भर लेंगे, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी लोगों से कि आप सभी लोग समय रहते एग्ज़ाम फॉर्म भर लें। ठीक है, आज हम उस डिटेल्स मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं जिसके लिए उस बिगिनर्स के लिए तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जिसके अंतर्गत आते हैं कि सर यूजीसी नेट फॉर्म भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम डेट कब होगा सर, निगेटिव मार्किंग है या नहीं। इन तमाम हॉलिस्टिक प्रश्नों का जवाब मैं एक साथ आपको एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। इसीलिए आप लोग, उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। क्यों देखें, उसके पीछे एक रीज़न, क्योंकि आपके अंदर जो उठ रही हर बार जो प्रश्नों की लिस्ट बन रही होगी यूजीसी नेट दिसंबर 2025 को लेकर के, या आगामी आने वाले एग्जाम को लेकर के, वो आप एक जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे तमाम सॉल्यूशन के साथ आप घर लौटें। ठीक है, घर लौटने का मेरा पर्याय ये है कि आप जब यहाँ से जाएं इस वीडियो की क्लास के बाद, तो आपको इसके रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या ना दिखे। जैसा कि आपको दिख रहा है, पुनः जोश नीट जेआरएफ, मैं सरवनराज आपको सभी को स्वागत तो किया ही हूँ। ये मेरा जोश नीट जेआरएफ का यूट्यूब, जिसे किसको कहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके अंतर्गत प्लेलिस्ट बना होगा। आप जब जाएंगे तो आपको तमाम जितने भी हिंदी साहित्य की अगर मैं बात करूं, विषय का हिंदी का बात करूं, जो कोड 20 होता है उसमें आदिकाल आपके सामने दिख रहा होगा, भक्तिकाल, तमाम क्लासेज अपलोड है। आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं जोश नीट जेआरएफ आपके लिए क्या क्या करने वाली है उसके लिए संबंध में बता देता हूँ। अगर यूनिट वाइज की भी बात करेंगे, ईयर वाइज पीवाईक्यू एनालिसिस भी आपके सामने प्रत्यक्षता दिखने को मिलेगा, जिस प्रकार मैडम करवा रही है। दिसंबर 2022 हो गया, दिसंबर 2022 तो एक सिर्फ आपके पास एग्जाम्पल्स है, बाकी तो जून 2025 से लेकर के आप समझ लीजिए कि 10 साल के पीवाईक्यू आपके सामने प्रत्यक्ष होने वाला आपको दिख भी रहा होगा। सबसे अच्छी बात, मैं एक बात बताऊं आप लोग को, आपके सामने ये जो सेक्शन दिख रहा है ना, ये सेक्शन जो पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक यूजीसी नेट हिंदी साहित्य, माँ कसम क्या मैं बताऊं आपको, आप एक बार जाकर के इस प्लेलिस्ट को देखिए, आप सच में वाकई कहेंगे कि ऐसा एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, यानी आप अगर एक पेपर भी करेंगे 100 क्वेश्चन, तो मैं कहता हूं गारंटी के साथ आप 100 क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप 400 टॉपिक कवर कर लेंगे एक से एक क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में। इतने डिटेल्स जाकर के आपको मैडम करवा रही हैं, आपको नोट्स भी साथ साथ बना लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आप जान रहे हैं कि क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक ये जो सिलसिला है मेरा, ये क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक का मतलब ही होता है कि किसी एक प्रश्न से आपको उस व्याख्या के बारे में जानकारी लेना, कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी लेना, जिसके बारे में एक प्रश्न बनता है, और वहां से तमाम इर्द गिर्द जो भविष्य में प्रश्न बन सकते हैं
उसके बारे में जानकारी देना। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ आप यूजीसी नेट पेपर 1 का कंप्लीट बैच मेरे साथ करते हैं आप। इसमें कुल मिलाकर के यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 सब कई सारे हो चुका है। आप बस जाएं और आपको आनंद ही आनंद मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, जो कुल मिला के किसी धार्मिक इतिहास के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि श्रीमद् भागवत गीता और रामचरितमानस जो पढ़ लेता है उसका अपना जीवन तर जाता है। उसी प्रकार से हिंदी साहित्य करनी अगर हो, यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करनी हो हिंदी से, तो आपको ये पुस्तक तो पढ़ना ही पड़ेगा, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या नाम है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। संपूर्ण निचोड़ में आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह तमाम व्यवस्थित तरीके से मैं दे रहा हूं। इसीलिए आप जाइए और आनंद लीजिए इस चीज का। ठीक है, आपको मैं और बता दूं कि इस प्रकार से एक एक चीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे विषय आपको एक जगह मिल जाएगा। साथ में आप जब जानते हैं कि इन तरह की कहानी यूनिट वाइज हमारे पास परिचर्चा है। मोहिनी मैम एक अनोखे अंदाज में हिंदी कहानी का पूरे विस्तृत वर्णन कर रही है। हिंदी कविता के बारे में अगर आपकी रुचि होगी तो यहाँ पर चंद्रशेखर सर बहुत अच्छे तरीके से जो है क्या कर रहे हैं, कविता के बारे में, कलगी बाजरे की हो या यह दीप अकेला हो, कुल मिला के सारे चीज आपको एक ही जगह मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं, मैं इस कड़ी में एक बात और बता देना चाहता हूं। अगर आप जो सक्सेस स्टोरी में अपना नाम ऐड करवाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप जाइए अपनी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अबाउट सेक्शन में जाकर के आप मेरे जोश नीट जेआरएफ टीम पर के व्हाट्सएप नंबर पे जाकर के मैसेज कीजिए कि सर मैं भी आपके जोश सक्सेस का स्टोरी का पार्ट बनना चाहता हूं। हमारा चैनल आपकी सफलता की इस स्टोरी को पब्लिक करने के लिए तैयार है। ठीक है, आइए, स्वागत है आपका। अब हम चलते हैं इस जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, एक्सीलेंस अपने इन असेसमेंट के तौर में मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि किस तरीके से आपके लिए जो मैंने बताया, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, मार्किंग, एग्जाम पैटर्न, तमाम चीजों को लेकर के मैं इसमें बात करने वाला हूं। ये तो आप जानते ही हैं कि इसकी चीजें हैं, कंटेंट के तौर पे आप जानते हैं कि एक एक चीज मैं बताऊंगा कि या इंट्रोडक्शन से एग्जाम स्कीम्स क्या होने वाला है, आप यहां देख पा रहे हैं। मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट के बारे में बात करेंगे, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे, और मार्किंग स्कीम के बारे में भी बात करेंगे कि किस प्रकार आपको, यानी कुल मिलाकर मैंने जो शुरुआत में आपको बात बताई कि जब आप इस क्लासेस में आ गए, इस लेक्चर में आ गए, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप हर एक, मतलब क्या कह सकते हैं, ए से लेकर जेड तक की जानकारी अपना ले लें, तब तक आगे मत बढ़िए। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें रिजर्वेशन आपको कितना मिलेगा, अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो किस प्रकार का आपको गवर्नमेंट और यूजीसी के द्वारा क्या क्या रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा वो भी देखने को मिलेगा। साथ में पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर हैं तो भी आपको क्या बेंचमार्क की उस अकॉर्डिंग क्या क्या मिलने वाला है, वो सब हम तमाम चीजों के रूप में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे के लिए कि आपको क्या क्या, सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो आप जानते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके सामने दिख रहा है, 7 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर के बीच में है। आपके पास अभी भी समय है साथी। अगर आपने नहीं फॉर्म भरा है, अगर आप एमए किए, अब मैं बता रहा हूं, अगर आप मान लिया जाए कि आपका ईयर वाइज एग्जाम है या आपका मान लिया सेमेस्टर वाइज एग्जाम है, अगर आपने पहला सेमेस्टर भी आपने एडमिशन करवा लिया है तो आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने एडमिशन सिर्फ करवा लिया है ना, तो अपीयरिंग करके फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए जाइए और फॉर्म भरिए, क्योंकि जानना भी जरूरी होता है कि सीबीटी मोड होता क्या है। क्योंकि अब तक आप लोगों ने दिया होगा पेन पेपर एग्जाम और आपको पता है कि ये सीबीटी मोड का एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है आपका इस वेबसाइट पर। ठीक है, लास्ट डेट आप जानते हैं 7 नवंबर है। एग्जाम फी की बात करें तो जनरल के लिए 1150, ओबीसी के लिए 600, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 325 रुपया है। ये सब तो खैर बहुत ईजी चीज है, ये आपकी जान। अगर बायदी में गलती हो जाती है एग्जाम फॉर्म भरने में तो आपका करेक्शन का डेट भी दिया है 10 से लेकर के 12 नवंबर के बीच में। इसलिए किसी भी प्रकार का चिंता और तनाव लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो डेट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो है 180 मिनट का, यानी 3 घंटे का होता है। ठीक है, कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में। जो मैं आपको बताया, पेपर 1 मैं करवा रहा हूं यूजीसी नेट के लिए, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल लॉजिक, रीजनिंग, सब तमाम चीजों की जो जानकारी मिलती है मैं पेपर 1 में करवा रहा हूं। पेपर 2 हिंदी साहित्य, जो तमाम विषयों के साथ आपको मैंने जस्ट बताया अभी।
टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन बाद में आपको चीज़ें बताया जाता है, सेंटर कहाँ होगा, डेट कैसे आएगा, हर चीज़ की जानकारी आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब यहां पर देख रहे होंगे कि किस प्रकार ओबीसी एनसीएल के लिए जो बात आती है सेंट्रल लिस्ट में मस्ट चूज जनरल या अनरिजर्व की बात आती है। सारा चीज एक एक चीज कर दी दिसंबर 2025 के लिए, हर चीज के बारे में ऑनलाइन मोड ही आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले एक जमाना था जिस समय आपको ऑफलाइन में एग्जाम फॉर्म भरे जाते थे, लेकिन अब वो समय चला गया है। अब ऑनलाइन स्टडी की भी बात आ रही है, इसीलिए तो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन स्टडी कीजिए, ऑनलाइन फॉर्म भरिए, ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और जाकर ये कंप्यूटर पर ही एग्जाम दीजिए और आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस के बारे में आप जान ही रहे हैं। और एक बार और एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आपको तमाम चीज़ों की एक बार जानकारी, ये सब तो खैर साइबर कैफे जाएंगे तो आपको ये फॉर्म कैसे भरना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी इवन आप खुद भी भर सकते हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, एनटीए के बारे में कहते हैं एडिट, मॉडिफाई, अल्टर एनी इन्फॉर्मेशन इंटर्ड बाई कैंडिडेट्स। अगर किसी भी प्रकार से अगर कोई गलत डेटा को आप इनपुट कर रहे हैं अपने एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस any request for change in information after submission of application form will not be entertained। बाद में आपको किसी भी प्रकार का एंटरटेन नहीं किया जाएगा, इसीलिए संभल करके सोच करके एग्जाम फॉर्म भरना है। ठीक है, तो इस तरह की अपना जो मोबाइल नंबर तमाम चीज़ें, मैं आता हूँ अब मुद्दे की बात, जो किसी विद्यार्थी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी होती है कि सर कैसे कैसे इस चीज़ों की हम जानकारी ले सकते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को मैं आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि इंट्रोडक्शन तो आप जानकारी ले ही लेंगे। हाँ, एक बात और जो ये सबसे महत्वपूर्ण आता है कि सर मैं ऑनलाइन तो किया, लेकिन यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया हुआ था, कैटेगरी दिया हुआ था, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। ये होता क्या है? क्वालिफाइड फॉर, आपको मैं बता रहा हूँ, कैटेगरी 3 का मतलब ये हुआ कि जब आप पहली बार भरते हैं तो जब आप मान लिया जाए कि किसी भी प्रकार से पहले पास नहीं है, अपीयरिंग बिगिनर है, तो आपके लिए सबसे पहला होता है एडमिशन टू पीएचडी ओनली। क्या होता है? अगर आप एग्जाम देते हैं और कट ऑफ आपके कम होते हैं, यानी मार्क्स कम आते हैं, तो आपका अगर उस कैटेगरी में आ रहा है तो पीएचडी क्वालिफाई कर जाते हैं। इसमें जीआरएफ नहीं होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं होता एलिजिबल, आप सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए लायक होते हैं जब आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो। दूसरा कैटेगरी होता है कि अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। आपने जो देखा, इसका मतलब ये होता है कि जीआरएफ तो नहीं होता आपका, बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो। ठीक है, और एडमिशन भी ले सकते हैं पीएचडी में। तीसरा होता है अवार्ड फॉर जीआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो आपको आर्थिक सहायता मिलता है, एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें आप जीआर भी कर लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और पीएचडी में आपकी दाखिला भी हो जाती है। इसमें आपको क्या मिलता है? एक सहायता राशि मिलती है जिसके लिए आप क्या करते हैं पीएचडी के दौरान में। अब कहते हैं कि जीआरएफ जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर सबमिटेड इनटू अ पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू के आधारित आपको पीएचडी प्रोग्राम में एडमिट होना पड़ता है एज पर द यूजीसी नॉर्म्स लाइक मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड फॉर ऑफ पीएचडी डिग्री। ठीक है, जो 2022 में रेगुलेशंस बना था उसके अकॉर्डिंग आपके इंटरव्यू के बेसिस पे दाखिला हो जाता है पीएचडी में। ठीक है, अगर यूजीसी नेट है तो अंडर कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 जो मैंने आपको बताया अभी जस्ट, कैन यूज्ड एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन। आप दोनों चीज अगर हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर एडमिशन टू पीएचडी। आपको मैंने बता दिया, अगर मान लिया जीआरएफ है तो जाकर के इंटरव्यू के बेसिस पर आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? एडमिशन हो जाएगा पीएचडी में। दूसरा, अगर आप कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 में है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर मान लीजिए एंट्रेंस टेस्ट होता है पीएचडी के दाखिला संबंधित तो आप दे सकते हैं जाकर के। ठीक है, जिसमें खास तौर पे बात करेंगे तो जो कैंडिडेट्स होते हैं क्वालिफाइड अंडर कैटेगरी 2 और 3 अगर हैं तो मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट का वी हैव 70% वेटेज होता है और 30% वेटेज किसका होता है? विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू या वाइवा कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी और कंसल्ट। आपने समझा मैं क्या कहा? यदि मान लिया जाए कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में आप क्वालिफाई हैं, जैसे आपको मैं जस्ट अभी बताया कैटेगरी 2 और 3, तो आपके लिए क्या होगा? जो नेट में आपने जो मार्क्स गेन किया उसका 70% वेटेज होगा और 30% वेटेज जो उसका होगा जहां पर जिस विश्वविद्यालय में आप इंटरव्यू देते हैं वो इंटरव्यू के परफॉर्मेंस आपके डिसाइड करते हैं कि 30% और 70 जोड़ करके 100 हो जाता है। उस आधार पर जो एक लिस्ट निकलता है उस लिस्ट के बेसिस पर आपका दाखिला होता है।
तब कहता था PhD एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंटरव्यू या वाइस। ठीक है भाई में आप कुल मिला के समझ गए होंगे कि कैसे आपका दाखिला होगा। अब कहता है कि एडमिशन जब इन एडमिशन PhD द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट बाय द कैंडिडेट्स इन कैटेगरी 2 और 3 विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्या है वैलिड फॉर, मानी अगर मान लिया जाए आप अगर एडमिशन PhD में अगर आपका होता है, अगर क्वालिफाई करते हैं, दूसरा अगर मान लिया जाए आप जो नेट वाले में क्वालिफाई, तो आपका जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होता है यूजीसी नेट का, उसके 1 साल तक क्या होता है वैलिड होता है। कुल मिला के समझ गए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। 1 साल तक वैलिड होता है आपका डेट ऑफ जो डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ यूजीसी नेट का। अब कहते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स who will be qualified for admission to the PhD only will be decided by the result committee। अब रिजल्ट कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि आपको एडमिशन हम ले या ना ले। ठीक है, अब यहां पर आपने देख लिया तमाम चीजों को लेकर के किस तरीके से आपका PhD में दाखिला होता है। अब यहां पर बात आता है कि अगर जो मान लिया जाए सिलेक्शन ऑफ द जो कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग फेलोशिप, जो फेलोशिप की बात आती है विल बी मेड थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट। इस मिनिस्ट्री के द्वारा आपको क्या दिया जाता है फेलोशिप ग्रांट की जाती है, जिसमें आता है नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स NFSC। दूसरा आता है अगर मान लिया जाए आप OBC स्टूडेंट हैं तो नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस NFOBC। तीसरा आता है कि नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी NFPWD। यानी अगर फेलोशिप आपको मिलेगा अगर आप इस 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC हैं, OBC हैं और PWD हैं, तो किस मंत्रालय से मिलता है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। पॉइंट टू बी क्लियर। अब देखिए, अब जब बात आता है कि जब डेटा ऑफ द यूजीसी नेट कैंडिडेट्स कैन बी शेयर्ड बाय यूजीसी NTA विथ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, किसके लिए PhD एडमिशन के लिए, प्रोग्राम के लिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs के लिए एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। अब इसको इस भाषा में समझिए कि अगर मान लिया जाए PhD क्वालिफाई अगर मान लिया जाए कर जाते हैं, यूजीसी नेट हो जाता है, तो नेट क्या NTA क्या करती है उस बड़े बड़े संस्थान के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसके साथ डेटा शेयर करती है, और किसी पब्लिक जो सेक्टर अंडरटेकिंग है कंपनी है उसको भी देती है कि आप इसको आप अपने अंदर काम पे रख सकते हैं या रिक्रूटमेंट के बेसिस पे रख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। अब देखिए इसका क्या है, आपको पहले ही मैंने बता दिया CBT मोड में एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, जो टाइम बाद में 3 घंटे का समय मिलता है आपको, ये आप स्पष्ट ऑनली लिखा हुआ है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में आपको पता ही होगा कि पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 का मार्किंग 100 है, इसका 200 है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 है जो मैं करवा रहा हूं, 50 क्वेश्चन की यूनिट 1 से लेकर 10 तक का, और इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, इसमें यूनिट 1 से लेकर 10 तक होता है, जिसमें हमारे चैनल पे मिल जाता है। अब यहां कहता है टोटल ड्यूरेशन हाँ याद रखना दोनों का दोनों MCQ बेस्ड होता है। क्या होता है MCQ बेस्ड होता है। ये जो 2 है पेपर 2, ये पेपर 2 जो है, ये पेपर 2 जो है दिस इज द बेस्ट ऑन द सब्जेक्ट सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट्स विल एक्सेस डोमेन नॉलेज। आपने जो विषय चूज किया है आपके MA में, मास्टर ऑफ आर्ट्स में, उस विषय से पूछा जाएगा। और पेपर 1 जो होता है, पार्ट 1 जो होता है, वो पेपर 1 पार्ट 1 जो होता है आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब आप कैसे पढ़ाएंगे, आप कैसे प्रोफेसर बनेंगे, इसके रिगार्डिंग प्रश्न बनते हैं, जो यहाँ पर 3 घंटे आपसे बिना ब्रेक का कंटिन्यू आपके 180 मिनट दिए जाते हैं बनाने के लिए। और सभी प्रश्न क्या है कंपलसरी है, सभी प्रश्न कंपलसरी है। अब बात आता है सिलेबस, सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ द टेस्ट। अब यहां पर दिया हुआ है कि सिलेबस फॉर द ऑल नीट सब्जेक्ट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम यूजीसी वेबसाइट। अगर आप, मैं फिर बता रहा हूं, आप जाइए चैनल पे, आप देखिएगा यूजीसी नेट हिंदी सिलेबस आपको मिल जाएगा। दूसरा यूजीसी नेट पेपर 1 सिलेबस मिल जाएगा। कम समय में कैसे तैयारी करें इस नाम से आपको मिल जाएगा। आप जाइए और देखिए, आपको तमाम एक सिलेबस आपको मेरे चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप वहां से जाकर के चीजों को देख सकते हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होगा तो मैंने आपको बता ही दिया भाई साहब, हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑप्शन ऑफ द मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर शुड बी क्लियरली क्या होना चाहिए, केयरफुली चूजन बाय कैंडिडेट्स, जो आप चूज करते हैं उसी में होता है। ठीक है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, जो बाद में बदल नहीं सकते। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन द मीडियम एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज इन द एप्लीकेशन। आपने जो भरा है उसके माध्यम से आपका लिया जाएगा। मार्किंग स्किल तो मैंने बता ही दिया। क्या मार्किंग स्किल मैंने बता दिया आपको, मार्किंग स्किल मैंने बता दिया है कि
प्रत्येक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलता है। क्या मिलता है प्रत्येक क्वेश्चन का? ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। यानी अगर पार्ट 1 पार्ट 2 है, पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन है तो 50 दूनी 100 मार्क्स, पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन है तो 100 दूनी 200 मार्क्स, कुल मिला के 300 मार्क्स का एग्जाम है। कितना का एग्जाम है? 300 मार्क्स का एग्जाम है। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स द कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स। जितने सही करेंगे उतना 2 मार्क्स मिलेगा। एक सबसे महत्वपूर्ण, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। यानी VVI बड़े स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा दुविधा रहता है कि सर अन्य एग्जाम की बात है, इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। मैं पहले क्लियर करता हूं आज के इस कक्षा चर्चा परिचर्चा में, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, इसीलिए मन भर करके 100 का 150 मार्क के आना है, 150 का 150 अटेम्प्ट लेना है। फिर कहता है नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चंस अनआंसर्ड अनअटेम्प्टेड, मार्क्स फॉर रिव्यू। अगर आप CBT मोड में एग्जाम दे रहे हो और आप छोड़ देते हैं, आंसर नहीं करते हैं किसी भी प्रकार का, रॉन्ग या राइट, तो आपको इसके लिए मार्क्स नहीं मिलेगा। अनअटेम्प्ट के लिए नहीं मिलेगा, मार्क्स फॉर रिव्यू के लिए भी नहीं मिलेगा। ये बात आपको क्लियर होना पड़ेगा। 2 मार्क्स मिलते हैं ओनली। ठीक है, अब कहता है क्या, अब आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन के बारे में तो मैंने बताया ही, फिर भी मैं बता देता हूं एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। यहां देखिए, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है कि जो UGC.ac.in पर आपको दिया हुआ है 55% मार्क्स होना चाहिए एटलीस्ट। क्या होना चाहिए? 55% मार्क्स होना चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ में। इन किस में? मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC। अगर UGC के द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, उससे अगर मास्टर डिग्री कर रहे हैं, अगर जनरल अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट हैं, तो आपको 55% मार्क्स लाना जरूरी है, तभी जाकर के अब माने जाएंगे। यहां पर लिखा है किसमें? ह्यूमैनिटीज में एंड इन सोशल साइंसेज में, इंक्लूडिंग लैंग्वेज मतलब भाषा, हिंदी भाषा है ना, इसमें। ठीक है, तो आप ये भी समझ में आ गया कि यहां पर 55% क्या होना चाहिए? मार्क्स आपके लिए होना चाहिए। लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल इज अटेस्ट, यहां पर आपको दिया हुआ। OBC के लिए भी आप जानते ही हैं, बिलोंग SC ST के लिए सारा चीज का क्या दिया हुआ है आपको? 50% मार्क्स है। कितना है? 50% मार्क्स है। यानी 50% उसके लिए था, 50% इसके लिए है। अब कहते हैं कैंडिडेट्स परसुइंग देयर मास्टर डिग्री। अगर कोई कैंडिडेट्स कर रहा है मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन whose result is still awaited or candidate whose qualifying examination have been delayed may be also apply for this। आप कर सकते हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि अगर आप पेपर फर्स्ट ईयर में हैं या फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप अपीयरिंग करके भरेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 55% हो गया, यहाँ 50% हो गया OBC, ये सब के लिए क्लियर है। मैं समझ रहा हूँ, उम्मीद था आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप इस चीज को ध्यान रखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता ही दिया नीट के लिए, JRF असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको उस अकॉर्डिंग है। अब यहां दिया हुआ है क्या, द PhD डिग्री होल्डर जो होगा वो मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैव बीन कंप्लीटेड 19 सितंबर 1991, जो इररिस्पेक्टिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट दिया हुआ है, शैल बी एलिजिबल फॉर द रिलैक्सेशन 5% इन द एग्रीगेट मार्क्स में। ठीक है, उसमें दिया हुआ है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम कहते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली वाले ही स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इस चीज को फील करेंगे। अब याद रखिए, कैंडिडेट्स हैव पास्ड 4 ईयर या 4 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम हु हैव मिनिमम 75% एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट जो ग्रेड इन द पॉइंट स्केल वेयर द ग्रेडिंग इन द सिस्टम ऑफ फॉलो, ये भी फॉलो किया जाए। अगर मान लिया जाए अब 4 साल वाले का अगर कोर्सेस में हैं, NEP 2022 के बाद के जो कोर्सेस कई सारे हैं, तो उसमें अगर है तो उसमें भी आप आर्ट्स कर सकते हैं 75%, उसमें भी 5% का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको तमाम चीजें बता ही दिया है एलिजिबिलिटी के बेसिस पे, यहां से कोई दिक्कत आपको नहीं है। इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे आप जानते हैं कि जो एलिजिबिलिटी ऑफ नेट होता है विल बी डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट बोथ सेक्शन, किसमें? पेपर 1 और पेपर 2। इसीलिए मैं कहता हूं पेपर 1 छोड़ना नहीं है, जाकर के जाइए और अभी UGC नेट पेपर 1 जो करवाया हूं मैं, उसका तमाम प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए और आराम से देखते रहिए बिंदास में। ठीक है, और एक एक करके तो उसमें क्लास अपडेट हो ही रहा है। अब PYQ से सिलेक्शन, PYQ वाला भी सेक्शन करते चलना है। ठीक है,
अब एग्जाम्पशन की बात करें एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो जो नेट होता है, सेट होता है, स्लैट होता है, यहाँ पर देख लीजिए, शैल बी रिमेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द रिक्वायरमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन। अब अगर मान लीजिए नेट से सेट और स्लैट हैं तो आपको यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, अपॉइंटमेंट के तौर पर देखा जाता है, इसलिए करना चाहिए। टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए एज क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे तो जेआरएफ के लिए जो है नो मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ज्यादा वाले जेआरएफ नहीं करेंगे। कैसे? सॉरी, एक फर्स्ट से डेट ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, दैट इज 1/12/2025। अगर 1/12/2025 से के बाद अगर मान लीजिए 30 साल होता है, 30 साल अगर हो चुका है तो आप एग्जाम के लिए क्या हो जाएगा, जेआरएफ के एलिजिबल नहीं होंगे। लिखा नो मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिलता है, आप घबराने की बात नहीं है कि आपने 30 सुन लिया तो 30 सुनने के बाद एकदम से पल्पिटेशन आपका हाई होना शुरू हो गया। दिखा है रिलैक्सेशन ऑफ अप टू 5 ईयर्स इज प्रोवाइडेड इन द कैंडिडेट्स ओबीसी एनसीएल के लिए, यानी ये 30 साल तब माना जाएगा आपको। अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 5 साल क्या होता है, एक्स्ट्रा मिलता है, 35 साल तक हो जाता है। सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, यहां पर भी लिखा हुआ है सारे ओबीसी मतलब एससी एसटी पीडब्ल्यूडी सारे कैटेगरीज को एंड वुमेन अपॉइंटमेंट को मिल जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं। 5 साल यहां पर एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, यहां पर आपको आपने देख ही लिया है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या आता है, देयर इज नो अपर एज लिमिट इज अप्लाइंग फॉर यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर मान लीजिए कैटेगरी 2 के अंतर्गत आप थे या 1 के लिए हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई एज लिमिट नहीं है। एडमिशन टू पीएचडी के लिए देयर इज नो एज लिमिट, अपर एज लिमिट अप्लाइंग फॉर द एडमिशन ऑफ यूजीसी नेट पीएचडी। अब इसके लिए भी कोई नहीं है एज लिमिट एक्स्ट्रा, जीआरएफ के लिए था, सिर्फ किसके लिए था, जीआरएफ के लिए था। रिजर्वेशन वाला मैंने तमाम चीज़ें मैंने बता ही दी आपको, गवर्नमेंट के साइट्स पर भी अवेलेबल चीज़ें हैं, तो आप इस तरीके से आप जा सकते हैं। जैसे 15% क्या है सीट रहता है शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% सीट रहता है शेड्यूल ट्राइब के लिए, 27% होता है किसके लिए, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमिलियर वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, 10% होता है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और 5% होता किसके लिए होता है, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, जिसमें किसका 40% से ज़्यादा होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तब 40% या 40% ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके आपको इसका फायदा मिलता है। ठीक है, यहाँ पर प्रोविजन तो आपने देख ही लिया है, इस सेक्शन में जाकर के इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग मिल जाता है। अब ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 29 अगस्त 2018 के अकॉर्डिंग दिया हुआ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो आपको कुछ राहत राशि मिलती है, ग्रांट मिलता है, उसके लिए ये बात कही गई है। ठीक है, अगर आप मान लिया जाए यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं और एस्क्राइबर और कंपैसेटरी टाइम अगर चाहते हैं, एस्क्राइबर जैसे मान लिया जाए कि पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं और आपका आंख से मान लिया जाए विकलांग है, तो फिर क्या कर सकते हैं आप, एस्क्राइबर भी यहाँ से क्या करते हैं, फॉलो कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो काम आपका हो जाता है। ठीक है, तो चीज़ें आपने देखा कि किस तरीके से मतलब एक एक चीज़ है। रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में तो मैंने बता ही दिया। आप कहीं भी जाएंगे तो इस ऑनलाइन मोड पे जाकर के, ओनली ऑनलाइन वाले पे सेक्शन पे जाकर के क्या कर सकते हैं, खुद एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो आप किसी साइबर कैफे में जाकर के भी फॉर्म भरवा सकते हैं। कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तमाम चीज़ों जो बेसिक चीज़ें था मैंने आपको क्या कर दिया, एक एक चीज़ करके मेंशन करके बता दिया है। दूसरी बात, मैं इसको क्या करूंगा, इस पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप में डाल दूंगा। आप ऑलरेडी टेलीग्राम सेक्शन बारे में जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि वहां से आपको चीज़ें एक बार क्या होगा, पढ़ने के लिए सहूलियत के तौर पे आपको काम आ जाएगा। कंडक्ट ऑफ एग्जाम क्या होगा, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन गिवन द एडमिट कार्ड केयरफुली। एडमिट कार्ड दिया जाएगा, एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आप एग्जाम देने अपने चले जाएंगे। एक आधार कार्ड या जो भी आप अपना पेन कार्ड लाइसेंस जो देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पहुंचना पड़ता है। ठीक है, की चैलेंज और रिजल्ट के बारे में तो उस समय तो बात की बात है, तो जिस समय हम लोग करेंगे काम उस समय भी हम लोग चर्चा परिचर्चा में क्या करेंगे, भागीदारी के तौर पे आएंगे और आपको एक एक चीज़ की जानकारी बता दी जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं बताया क्या कि आज उम्मीद करते हैं कि तमाम चीज़ों की जानकारी आपको क्या हो गया होगा, मिल गया होगा। तमाम चीज़ों की जानकारी, जिसमें एग्जाम्पल में क्या क्या था आपका एग्जाम्पल में क्या क्या था, अब एक बार और बताइए, आपने देखा ही वीडियो ना, तो मैंने आपको बताया था कि शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, मैं एक एक चीज़ की जानकारी आपको बता दूंगा। जैसे मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया, मैंने एज लिमिट भी आपको मैंने बता दिया कि एज लिमिट क्या होने वाला है, किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या होगा, जेआरएफ के लिए क्या होगा। क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया कि अगर आपने एमए में दाखिला है, किसी भी सेमेस्टर में है तो आप ले सकते हैं। सिलेबस क्या होता है वो भी मैं आपको ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ कि आप फलाने वीडियो में जाकर के आप क्या कीजिए, इसको देख सकते हैं आप।
एग्जाम पैटर्न क्या होगा वो भी मैंने बता दिया। एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है, इसके बारे में भी जानकारी ऑलरेडी मेंशन की जा चुकी है। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, वो तमाम चीज़ की जानकारी आपको मेरे द्वारा दे दी गई है। इसीलिए साथियों सबसे अच्छी बात ये कि हमारा जोश नीट जेआरएफ आपके लिए क्या मदद करने वाली है, तो वो मदद करने वाली है पेपर 1 और पेपर 2 की तमाम तैयारी। क्या करने वाली है? पेपर 1 और पेपर 2 की तमाम तैयारी। आप जाइए मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में, और आपको जिस प्रकार मैंने बताया है पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी मेरे साथ बिंदास में कर सकते हैं। कहीं से किसी प्रकार का दिक्कत की संभावना नहीं मिलेगा आपको। अब देखिए जोश नीट जेआरएफ पे ऑलरेडी आप जाएंगे तो आपको तमाम चीज़ें मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यूट्यूब पे बस क्या करना है, आपको सर्च करना है। इतने डिटेल जानकारी, इतने बेहतरीन क्लासेस कहीं नहीं मिलने वाला है। आप तुलना कर लेना किसी से भी, मैं खुला कहता हूँ, चैलेंज देता हूँ, किसी से भी तुलना कर लेना, इतना बेहतरीन क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। हर सब्जेक्ट है आपको, मैं इवन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सारे विषय का मैं ला रहा हूँ, ठीक है। एक विषय नहीं रहेगा। अभी फिलहाल हिंदी का है, हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, आपको और भी विषय मिल जाएगा। पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन है, तो आप तो कम से कम पेपर 1 तो जाइए करने के लिए। पेपर 1 तो देखिए, इतना फ्री हैंड लेक्चर कहीं नहीं मिलने वाला है, तो फ्री हैंड लेक्चर को जाके एक्सेस करो, मजे से करो। केबीएस मदान जैसी पुस्तक का भी एनालिसिस आपको निचोड़ मेरे पास मिल जाएगा। किसका? केबीएस मदान का। मैं लिख देता हूं, केबीएस मदान की जो पुस्तक, जो टॉपर्स का रिकमेंडेशन होता है, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए मेरे साथ। जोश ने जेआरएफ, और अपना जोश बना के रखना ऑल टाइम। क्या है? जोश बना के रखना, क्योंकि जोश नहीं रहेगा, ऊर्जा नहीं रहेगा, तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में, लगेगा एकदम से बीमारू जैसे। ऐसे नहीं बनना है सॉरी। जब तक एग्जाम ना होगा तब तक लगे रहना जोश नीट जेआरएफ के साथ। आपके लिए पल पल की खबरें, पल पल का जो इंफॉर्मेशन होगा आपको यहां से शेयर होते रहेगा। थैंक यू, बिंदास में रहिए, जोश नीट जेआरएफ के साथ जुड़े रहिए। ये आप देख रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए मिशन जेआरएफ मेरा चल रहा है। ऑनलाइन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज भी मैं ला रहा हूं। आप टेस्ट सीरीज भी कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।